तो आज हम देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र। पिछले क्लास में भी यही देख रहे थे और आगे शायद आज का और कल का क्लास भी इसी टॉपिक के अंदर हम लेंगे और हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र को अच्छे से समझेंगे। रसशास्त्र सीखने के लिए उसके अंदर अपना इंटरेस्ट यानी कि रस बढ़ाने के लिए और एग्जाम ओरिएंटेड भी सारी चीजें इसके अंदर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ओरिजिन ऑफ रसशास्त्र देखा था, है ना, ये एक वाइवा का क्वेश्चन है। तो जैसे आयुर्वेद का उत्पत्ति आपको पता है, उसी तरह से रसशास्त्र की उत्पत्ति वो ब्रह्मा ने याद करके बताया था और ये माहेश्वर से उमा को और बाद में आगे रस विद्या अवतरण आपने देखा। अर्ली हिस्ट्री के अंदर हमने कुछ उदाहरण लिए थे, जैसे कि एक पुष्पक विमान के अंदर फ्यूल के स्वरूप में मर्क्यूरी या पारद, अष्टादश संस्कारित पारद, 18 संस्कार किया हुआ पारद यूज करते हैं। फिर एक राजा बलि का उदाहरण लिया था कि जिसने गंधक का यानी कि सल्फर का, गंधक रसायन का काफी सारी मात्रा में सेवन किया और वो बलवान बन गया था। तो गंधक जो है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रस द्रव्य है। बाद में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से कुछ चीजें देखी थी, जैसे कि सिंधु संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में भी रस द्रव्य, काफी सारे मेटल्स एंड मिनरल्स जिनका रस शास्त्र में उपयोग होता है, वो सारी चीजें और उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले हुए थे। वेद उपवेद के अंदर, कौन से वेद के अंदर क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, आप थियोरिटिकल पर्पज से इसको याद रखिएगा। और हिस्ट्री ऑफ संहिता ये हमने पिछली बार देख लिया था, हालांकि ये थियरी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर तीसरे चौथे साल में एक बार ये पूछा जाता है, आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मिलेगा कि संहिताओं में रसशास्त्र कितना वर्णित है, कहाँ पे वर्णित है, क्या वर्णित है ना। तो अक्सर हम देखते हैं कि रस शास्त्र के लिए जो रस ग्रंथ होते हैं, जो ऐसी बुक्स होती है जो डेडिकेटेड टू रस शास्त्र है, वो तो 8वीं सदी के बाद की है। तो 8वीं सदी से पहले, मतलब जब हमारी संहिताएं लिखी गई, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, उससे पहले का समय है। तो उस लेकिन उसमें भी है, रस शास्त्र का वर्णन है, रस द्रव्यों का वर्णन है, रस औषधियों का वर्णन है। तो कौन सी संहिता में क्या वर्णन है, इन शॉर्ट हमें याद रखना है। समझ लीजिए, एक 5 मार्क का क्वेश्चन होता है कि संहिताओं में वर्णित रस शास्त्र के बारे में है। तो आप चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के बारे में, ये 3 टॉपिक्स के बारे में इन शॉर्ट लिख सकते हैं ये। लेकिन इंटरचेंज नहीं होना चाहिए, कौन सी संहिता में क्या दिया है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप आयुर्वेद पढ़ते हैं, आप संहिता भी पढ़ते हैं ना। तो ये इजी रहेगा आपको याद रखने के लिए। प्रैक्टिकल यूज के लिए हम रस ग्रंथों के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, संहिताओं के ऊपर कंपेरेटिवली रस शास्त्र में कम डिपेंडेंट होते हैं। एक रस विद्या उदाहरण देखा था, ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए, कौन से युग में क्या क्या रस शास्त्र का डेवलपमेंट हुआ, ये भी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। यहाँ से हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं हमारा, हिस्ट्री फ्रॉम रस ग्रंथ, है ना। तो अभी से हम जितनी भी बुक्स के बारे में आज सीखने वाले हैं, वो सारे के सारी बुक्स डेडिकेटेड टू रसशास्त्र है, सिर्फ रसशास्त्र, इसी विषय, इसी सब्जेक्ट के बारे में लिखी गई हुई किताबें हैं। हाँ, उसमें कुछ पुराने ग्रंथ है, ट्रिटाइजिस है ना, जिसको हम ग्रंथ बोल सकते हैं, जो संस्कृत में लिखे हैं, बड़े बड़े हैं, इसलिए वहां पे हमने टाइटल दिया है रस ग्रंथ। फिर उसके बाद कुछ मॉडर्न बुक्स भी है रसशास्त्र के बारे में, तो वहां पे हम टाइटल देंगे हिस्ट्री फ्रॉम रसशास्त्र मॉडर्न बुक्स, या फिर रसशास्त्र डिस्क्राइब्ड इन मॉडर्न बुक्स, मॉडर्न एरा। और कुछ ऐसे ऐसे भी बुक्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किए हैं। तो इस तरह से हम 3 कैटेगरी में देखेंगे। अभी जो हमारा हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र चल रहा है, उसके अंदर अलग अलग बुक्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसमें से कौन सी बुक आपको एज ए टेक्स्ट बुक पूरा साल फॉलो करनी है, ये पता चलेगा, कौन सी रेफरेंस बुक के लिए। और अ, ये जो है पूरा टॉपिक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रस ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जो डेडिकेटेड टू रस शास्त्र है। तो ऐसे ग्रंथ लिखना शुरू हुआ, ऐसा बताया जाता है कि 8वीं सदी के बाद। जो हमें प्रमाण मिलते हैं, जो हमें एविडेंस मिलते हैं, उसके आधार पे ऐसा बताते हैं हिस्टोरियंस कि 8वीं सदी के बाद ये शुरू हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 8वीं सदी से पहले रस शास्त्र में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। डेवलपमेंट बहुत सारा हुआ था, तभी तो वो पुष्पक विमान में मर्क्यूरी जो है 18 संस्कार करने के बाद फ्यूल के रूप में लिया था, वो बलि राजा ने गंधक का सेवन किया था।
हमारी आयुर्वेद की संहिताओं में भी इतना सारा रस औषधियों का वर्णन मिलता है, लेकिन डेडिकेटेड सिर्फ रसशास्त्र के ऊपर ही और वो भी लिखा हुआ, यानी कि है ना, वो प्रूफ हो गया है वहां पे। रसशास्त्र के बारे में ही लिखा हुआ ऐसे बुक्स जो है हमें रसायनों से शुरू करते हुए मिलती है। तो यहाँ पे जितने भी बुक्स है, उसके उच्चार जो है, उसके नाम के प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप अच्छे से याद रखिए, उसमें गड़बड़ मत करिए। शायद कुछ कुछ नाम होंगे जो आपके लिए एकदम नए हैं, तो उसके प्रोनाउंसिएशन बार बार करिए तो इजीली याद रह जाएंगे। तो जितने भी अवेलेबल है, हो सकता है कि रसायनों से पहले भी कुछ कुछ ग्रंथ लिखे गए हो, लेकिन वो फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है कहीं पे, उसकी मेन्यूस्क्रिप्ट, उसकी ओरिजिनल कॉपी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर एक बार कहीं से तो मेन्यूस्क्रिप्ट मिलती है हमें, फिर हम उसका टाइम पीरियड तय करते हैं और उसकी बहुत सारी प्रिंटेड कॉपी, ऑनलाइन कॉपीज बना लेते हैं। लेकिन जो अवेलेबल है उसमें सबसे पुराना जो है वो रसार्णव है। तो नाम याद रखिए, रसार्णव, रस अर्णव, ये इसका संधि विच्छेद हुआ, नाम है रसार्णव। फिर ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है रस ग्रंथ जो है। इसमें कुछ कुछ के टाइम पीरियड जो है वो डिस्प्यूटेड भी होते हैं कि ये कौन से समय में लिखा हुआ ग्रंथ है, लेकिन मोटा मोटी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि समय के अनुसार जो सबसे पुराना है वो पहले दिया है, फिर आगे आगे लेटेस्ट जो है वो आते जाते हैं। तो रस उस दूसरे भी ऐसे बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे जिसके अंदर रसशास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत दिया रहेगा, तो वो हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए। लेकिन सिर्फ रसशास्त्र का ही वर्णन जहाँ पे मिलता है वो सब यहाँ पे लिए है। तो रसार्णव, उसके बाद है रस हृदय तंत्र। तो यहाँ पे देखिए, रसारणु जो है उसका भी नाम भी रस तंत्र है। रसारणव नाम रस तंत्र, ऐसा अब जब कवर देखेंगे तब पता चलेगा। दूसरा भी जो है वो है रस हृदय तंत्र। तो यहाँ पे जो है एंड में रसारणव नाम रसतंत्रम, उसका पूरा नाम ऐसा है, रसारणव नाम रसतंत्रम, या फिर दूसरा जो बुक है रस हृदय तंत्र। ये सभी जो है ना, ये तंत्र है। जैसे कि बुक्स की अलग अलग कैटेगरी होती है ना, जैसे मॉडर्न बुक्स के बारे में देखेंगे तो एक होती है टेक्स्ट बुक, फिर एक होती है रेफरेंस बुक, फिर एक होता है एनसाइक्लोपीडिया, है ना। ऐसे अलग अलग मॉडर्न बुक्स की कैटेगरी होती है। तो पहले के जमाने में भी ऐसी अलग अलग बुक्स की कैटेगरी हुआ करती थी। तो एक होती थी संहिता, फिर एक होते थे संग्रह ग्रंथ, एक होते थे निघंटु, उसी तरह से एक होते थे तंत्र। तंत्र नाम की जो किताबें है वो उस मैनर में लिखी हुई रहती है। जैसे कि टेक्स्ट बुक जो है तो उसमें उसके हिसाब से लिखा रहेगा, एनसाइक्लोपीडिया है तो उसमें उसके हिसाब से लिखा रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे जो तंत्र है, अगर हमें उसको सही तरीके से समझना है कि तंत्र में जो दिया है उसका सचमुच में मतलब क्या होता है, तो उसके लिए हमें वो ज्ञान जो है उसको जानने के लिए एक चीज की जरूरत रहती है, और उसका नाम है तंत्र युक्ति, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, है ना। फर्स्ट ईयर में तंत्र युक्ति या तंत्र युक्ति के जैसे ही बहुत सारे अलग अलग नाम से आपको कुछ ना कुछ जानने मिलेगा। वरना नहीं पढ़े हैं तो भी आपको फर्स्ट ईयर की बुक्स निकाल के जो 33 तंत्र युक्ति है सारी की सारी पढ़नी चाहिए, चाहे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में थी या नहीं थी, अगर आपको इसको समझना है। और उसी के जैसे चरक संहिता भी, वैसे वो संहिता है ना, चरक संहिता। तो वो इस जैसे यहाँ पे लिखा है गोरक्ष संहिता या फिर सुश्रुत संहिता, वैसे वो चरक संहिता है। लेकिन आपको पता है, अभी आप उतना तो पढ़ लिए होंगे सेकंड ईयर में, ओरिजिनली वो अग्निवेश तंत्र था। ओरिजिनली चरक संहिता जो है वो अग्निवेश तंत्र था, तो वो भी एक तंत्र कैटेगरी की बुक थी। बाद में उसको प्रतिसंस्कार करके चरक संहिता बनाया गया। उसी के जैसे यहाँ पे रस हृदय तंत्र है, उसके अंदर का ज्ञान कोडेड मैनर में होता है, उसको समझने के लिए हमें तंत्र युक्ति की जरूरत पड़ती है। फिर है गोरक्ष संहिता, बहुत बार इसको गोरख पद्धति भी बोलते हैं। फिर है रसेंद्र चूड़ामणि, नाम अच्छे से याद रखिए, रसेंद्र चूड़ामणि। फिर है रस प्रकाश सुधाकर, रस प्रकाश सुधाकर। रस रत्न समुच्चय, यहाँ पे जो ये रस रत्न समुच्चय आ गया ना, इस बुक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी सेकंड ईयर बीएएमएस में, जो रसशास्त्र आता है उसके अंदर। तो रसरत्न समुच्चय जो है
मैं सलाह देता हूँ कि लाइब्रेरी से यूज करिए। बेहतर होगा कि आप अपनी अपनी खरीद लीजिए। जो भी उसकी बहुत सारी अलग अलग कमेंट्रीज मिलती है, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, या आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए उसमें अपनी हर एक विद्यार्थी अपनी खुद ले लीजिए। कौन सी? रस रत्न समुच्चय, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाएगी। बाद में है रस रत्नाकर, रसेंद्र सार संग्रह, ये जो है संग्रह कैटेगरी का ग्रंथ आ गया है। फिर है रस चिंतामणि, फिर है आनंद कंद, रस कामधेनु, आयुर्वेद प्रकाश, योग रत्नाकर। योग रत्नाकर बुक भी जो है आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। योग रत्नाकर बुक आपको रस शास्त्र में यूजफुल होगा, रोग निदान में यूजफुल होगा, काय चिकित्सा में यूजफुल होगा। तो वो भी जो है आप खुद का ही या फिर दो तीन चार स्टूडेंट्स के बीच में एक इस तरह से ले लीजिए। योग रत्नाकर आपको काफी यूजफुल हो जाएगा। फिर है भैषज्य रत्नावली, बहुत ही बड़ा ग्रंथ है भैषज्य रत्नावली, वो भी बहुत ही उपयोगी है। हमारी लाइब्रेरी में भी उसकी एक कॉपी है। तो ये जो है इतने पुराने रस ग्रंथ, तो अब इसका नाम जो है क्रमानुसार याद रखिए, है ना। समझ लीजिए कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि एनलिस्ट रस ग्रंथ या फिर एनलिस्ट ट्रिटाइजिस ऑफ रस शास्त्र, है ना। तो पहला तो एक कि आपको 2 मार्क्स के लिए है तो मिनिमम 4 नाम लिखने हैं, 5 मार्क्स के लिए है तो मिनिमम 10 नाम लिखने हैं, 5 मार्क्स के लिए है तो उसके बारे में एक एक दो दो लाइन भी लिखनी है साथ में। और बेहतर ये होगा आप क्रमानुसार लिखें। सभी जगह पे, आयुर्वेद में भी और रस शास्त्र में भी, सभी जगह पे क्रम का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसीलिए क्रम अनुसार ही लिखें इनको, और क्रम अनुसार ही इनको याद करें। अभी ये जो 14 है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी देखने वाले हैं। और बाद में कुछ मॉडर्न बुक्स है, मॉडर्न रसशास्त्र बुक्स, है ना। अभी ये मॉडर्न बुक्स क्यों? क्योंकि ये पिछले 100 साल में लिखी गई है, या पिछले 200 साल में, पिछले 300 साल में, उससे ज्यादा पुरानी नहीं है ये। इसमें से कुछ बुक्स ऐसी है जो संस्कृत में है, फिर भी ये मॉडर्न है। जैसे कि सबसे पहली रस तरंगिणी। अभी ये जो रस तरंगिणी बुक है, वो 1930 के बाद लिखी गई है। मतलब कि आज से 100 साल भी नहीं हुए उसको, लेकिन वो पूरी संस्कृत में लिखी गई है। वो जो ऑथर है सदानंद शर्मा, उन्होंने लिखी हुई है। तो डिटेल पढ़ेंगे आगे उसके बारे में, और बाद में उसके ट्रांसलेशन अवेलेबल है। फिर है रस जल निधि। तो ये जो रस जल निधि है, तो ये तो उससे भी बहुत ही लेटेस्ट है। मतलब कि आज से समझ लीजिए 50 साल पहले की है, 40 साल पहले की है। लेकिन रस ग्रंथों के मुकाबले जो 1000 साल पुराने हैं, उसके मुकाबले तो ये काफी नई है। फिर है रस योग सागर, भारत भैषज्य रत्नाकर। भारत भैषज्य रत्नाकर भी औषधिकरण के लिए, दवाई बनाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा उपयोग में आए ऐसा एक किताब है। फिर है रसामृतम, ये भी संस्कृत में लिखी गई बुक है। आगे की जो 2 बुक्स है, रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह और आयुर्वेद सार संग्रह। जिस किसी भी स्टूडेंट को आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है, तो ये दोनों ही बुक्स खरीद लीजिए। अब अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपने क्लिनिक में, अपने क्लिनिक डेस्क के ऊपर रख लीजिए इन दोनों बुक्स को। पेशेंट देखते समय, पेशेंट, 2 पेशेंट के बीच में रोज शाम को पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाएगी। इन दोनों बुक्स के अंदर दवाई बनाने के बारे में तो इन शॉर्ट दिया गया है, लेकिन दवाई इस्तेमाल कैसे करना, वैद्यों के अनुभव, वो बहुत ही अच्छे से वर्णित है इसके अंदर। तो ये रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह, वो 2 पार्ट में है। पहला पार्ट रसतंत्र सार, दूसरा पार्ट सिद्ध प्रयोग संग्रह। और आयुर्वेद सार संग्रह, वैद्यों के अनुभव। जैसे आप किसी अनुभवी वैद्य के पास सीखने जाते हैं, 5 साल वहां पे सीखते हैं। वो जो वैद्य है उनका अनुभव 50 साल का होता है, आप उनके पास 5 साल सीखते हैं, है ना। तो आपको भी अच्छा खासा अनुभव मिल जाता है। वैसा ही अनुभव इन किताबों में से मिल जाएगा, क्योंकि जो वैद्य है उन्होंने अपने अनुभव इस किताब में लिख दिए हैं। तो अगर आपको आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है तो बहुत ही उपयोगी बुक है ये, रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह और आयुर्वेद सार संग्रह। डेडिकेटेड टू रस शास्त्र है। इसमें बहुत सारी रस औषधियों के बारे में, उनको यूज कैसे करना, उसके बारे में ही दिया गया है। अगर आप किसी के पास से, मेरे पास से, किसी के पास से सीखते नहीं, सिर्फ इस बुक से सीखते हैं, तो भी आप दवाई यूज करना तो सीख जाएंगे पेशेंट के अंदर। फिर आगे एक तीसरी कैटेगरी आती है, पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, हमारी केंद्र सरकार जो है, उन्होंने पब्लिश की हुई बुक। तो उसके अंदर 2 है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया और आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। तो ये जो है
फॉर्मुलरी क्या होता है, फार्माकोपिया क्या होता है और ये क्यों पब्लिश की है, उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में देखने वाला है। लेकिन बेसिकली ये बता दूं, जो फार्माकोपिया जो है ना, वो सभी अच्छे विकसित कंट्रीज का, सभी विकसित राष्ट्रों का होता है। तो हमारे पास भी हमारा मॉडर्न फार्माकोपिया भी है, जिसको हम इंडियन फार्माकोपिया या फिर आईपी ऐसे शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं, जहाँ पे सारी मॉडर्न मेडिसिन के बारे में दिया गया रहेगा। फिर जैसे यूएसए का है तो यूएसपी, यूएस फार्माकोपिया। जैसे ब्रिटेन का है तो बीपी, ब्रिटेन फार्माकोपिया। इस तरह से रहते हैं। तो उसी तरह से हमारी भारत सरकार ने एक आयुर्वेद के लिए अलग से फार्माकोपिया बनाया हुआ है, और उसके अंदर क्या क्या दिया है वो हम आगे देखेंगे। फिर उसी तरह से एक फॉर्मुलरीज नाम की कैटेगरी होती है, तो वो भी गवर्नमेंट ने पब्लिश की हुई है आयुर्वेद के बारे में। तो जहाँ पे दवाइयाँ जो है वो किस तरह से बनानी है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्या प्रमाण में होंगे, वगैरह काफी सारी चीजें दी गई हैं, तो वो भी लिखेंगे। और ये दोनों ही बुक काफी बड़े बड़े बुक्स है, अलग अलग पार्ट से, अलग अलग वॉल्यूम से इसके अंदर। तो वो डिटेल में आगे देखेंगे। अभी हम शुरू से शुरू करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला बुक, रसशास्त्र का सबसे पुराना बुक, है ना, तो ये है रसार्णव नाम रसतंत्रम। अभी यहाँ पे जितने भी फोटोग्राफ्स आप देखेंगे, वो किसी भी ओरिजिनल बुक के फोटोग्राफ नहीं है ना। जैसे कि चरक संहिता आप पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय आप पढ़ते हैं, वो किसी ना किसी लेखक ने उसके ऊपर कमेंट्री की हुई रहेगी। कमेंट्री नहीं तो एटलीस्ट ट्रांसलेशन किया हुआ रहेगा। तो ट्रांसलेशन वाली बुक ही आप पढ़ते हैं, या तो संस्कृत के साथ साथ हिंदी ट्रांसलेशन होता है, या इंग्लिश या गुजराती या कुछ तो ट्रांसलेशन होता है। ये भी उसी तरह की बुक है। ओरिजिनल ट्रिटाइज जो होगी वो तो कहीं पे संभाल के रखी हुई रहेगी। तो ये जो है, यहाँ पे आप खास देखिए, रसारणव नाम रस तंत्रम, नीचे लिखा हुआ है रस चंद्रिका हिंदी व्याख्या, है ना। तो ये हिंदी व्याख्या है, व्याख्या यानी कि कमेंट्री। तो रस चंद्रिका नाम की हिंदी कमेंट्री इसके ऊपर है। और उसके साथ साथ है भागीरथी टिप्पणियां हिंदी अंग्रेजी शब्द कोशेच विभूषितम। तो इसके साथ साथ इसमें रेफरेंस कहाँ से लिया गया है वो भी बताया गया है। अभी व्याख्याकार, कमेंटेटर कौन है, नीचे बताया गया है डॉक्टर इंद्रदेव त्रिपाठी, आयुर्वेदाचार्य, यानी कि वो एक बीएमएस किए हुए डॉक्टर है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंद्रदेव त्रिपाठी ने रसारणव लिखी हुई है। इंद्रदेव त्रिपाठी तो आज से 50-100 साल पहले हो गए। रसारणव तो आज से 1200 साल पहले लिखी गई बुक है। तो रसारणव के लेखक कोई और है। इन्होंने सिर्फ इनका ट्रांसलेशन किया है, कमेंट्री की है ना। तो कभी भी बुक के फ्रंट पेज के ऊपर जो नाम लिखा है उसको उसके लेखक मत समझ लीजिए। आयुर्वेद की या अर्थशास्त्र की बुक्स में ऐसा नहीं होता। चरक संहिता किसने लिखी है पूछा गया, तो वहां पे आप इंद्रदेव त्रिपाठी नहीं लिखना है। चरक संहिता अग्निवेश ने लिखी हुई है, अग्निवेश तंत्र नाम से। तो वहां पे लिखना है अग्निवेश। उसी की तरह से रसशास्त्र में भी सभी जगह पे। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रसारणम, इसके ऑथर कौन है पता नहीं, या कुछ कुछ नाम मिलते हैं, लेकिन सारे के सारे डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड है यानी कि पूरा प्रमाण नहीं है हमारे पास कि हाँ यही उसके ऑथर है। ऐसा पूरा प्रमाण, पूरा एविडेंस नहीं है। इसके लिए इसके ऑथर कौन है, इस बुक, ये बुक किसने लिखा वो हमें पता नहीं। अभी पता कैसे चलता है कि ये बुक किसने लिखा। आपने अष्टांग हृदय पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, है ना, सूत्र स्थान। तो हर एक अध्याय जहाँ पे खत्म होता था, हर एक चैप्टर जहाँ पे खत्म होता था, वहां पे लास्ट में एक लाइन लिखा रहता था ना कि इति, फिर इस अध्याय का नाम, फिर सिंहगुप्त सुनु, मतलब सिंहगुप्त का पुत्र, बाद में वाग्भट, ऐसा सब कुछ नाम लिखा रहता था। तो वहां से हमें पता चलता है कि ये बुक किसने लिखी है। तो ये जो रसारणव है, ये बुक में उसके ग्रंथ लिखने के समय उसने लिखा ही नहीं, ये बुक किसने लिखी है। और ये जो है ना, ये एक डेडिकेशन होता था। खास करके रसशास्त्र की परंपरा में ये एक डेडिकेशन होता था कि ये मैंने ये काफी सारा काम किया रसशास्त्र के अंदर, इतना सारा अनुभव लिया, इतना सारा रसशास्त्र का काम किया, फिर मेरा जो अनुभव है वो दूसरे लोगों को भी उपयोग में आए, उसके लिए मैं उसको लिपिबद्ध करता हूँ, लिखता हूँ। लेकिन लिपिबद्ध करने के समय पे मैं क्रेडिट नहीं लूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि नहीं नहीं ये मैंने किया है बोल के मुझे क्रेडिट मिले या मेरा नाम कहीं पे आ जाए। ऐसा रसशास्त्र के आचार्य शुरू के समय में नहीं करते थे। इसलिए बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। लेकिन उनकी जो लिपि है, उनकी संस्कृत की जो लिखने की शैली है, या फिर उन्होंने जहां जहां से रेफरेंस लिए हैं वगैरह, काफी सारे चीजों का एनालिसिस करने के बाद ऐसा पता चलता है
ये 8वीं सदी का ग्रंथ है। और बहुत सारे लोग, आयुर्वेद के लोग, रसशास्त्र के लोग यही मानते हैं कि ये 8वीं सदी का ग्रंथ है। फिर भी साथ में लिखा हुआ है डिस्प्यूटेड। वो क्यों? क्योंकि कुछ लोग, अलग मतांतर भी है, वो ऐसा मानते हैं कि ये 8वीं सदी का नहीं, ये ईसवी सन से पहले 3 सदी पहले का ग्रंथ है। मतलब कि ये जब ईस्वी सन शुरू हुआ उससे भी 3 सदी पहले का जो 8वीं सदी है, उससे मतलब 1100 साल और पुराना ग्रंथ है। तो ये भी एक डिस्प्यूट है। लेकिन हम याद रख सकते हैं कि हाँ, रसारणु जो है वो 8वीं सदी का ग्रंथ है। अभी कंटेंट, तो रसारणु जो है वो काफी बड़ा बुक है, लेकिन इसके अंदर कंटेंट क्या दिया गया है उसकी एक झलक। रसायनों आपके सिलेबस में नहीं है। रसायनों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हमारे आयुर्वेद के काम की नहीं है, क्योंकि इसमें चिकित्सा के बारे में बहुत ही कम, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। रस शास्त्र के बारे में, एक्चुअली रस विद्या के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो कंटेंट्स क्या है हम इन शॉर्ट याद रखेंगे। अगर रसायनों पूछा जाता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 5 मार्क्स का अक्सर नहीं होता। तो 2 मार्क्स में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन लिख देते हैं रसायनव, तो यहाँ पे जो लिखा है वो आप लिख सकते हैं, आपको 2 मार्क्स में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसके अंदर जो कुछ भी वर्णन किया गया है रसायनों, रसायनव नाम रसतंत्र ये बुक में से, वो सारा ही डिस्क्रिप्शन शिव पार्वती संवाद के स्वरूप में किया गया है। तो ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि महेश्वर जो है वो आंसर करते हैं पार्वती के सारे क्वेश्चंस का। तो वहां पे पार्वती लिखा रहेगा या उमा लिखा रहेगा या सिंपली देवी लिखा रहेगा। वो कुछ प्रश्न पूछती है और उसके आंसर में पूरा एक अध्याय दिया रहेगा जिसमें रस शास्त्र का नॉलेज होगा। तो इस तरह से लिखने के 2 कारण थे। एक तो ऑथर का नाम कहीं पे ना आए, है ना, उसको क्रेडिट नहीं लेना है। दूसरा कारण ये था कि शिव पार्वती संवाद के स्वरूप में अगर ये वर्णन लिखा हुआ है, तो जो पढ़ने वाला जो है, आज ये बुक उन्होंने लिख दिया 8वीं सदी में, फिर कोई 9वीं सदी में, 10वीं सदी में, कितने भी 100 साल बाद वो बुक पढ़ेगा, तो वो पढ़ने वाला व्यक्ति पूरी आस्था के साथ पढ़ेगा कि इसमें जो लिखा है वो सच लिखा है, कुछ भी नहीं लिख दिया है। इसलिए इस तरह की जो फिनोमेना है वो अपनाई जाती थी। तो शिव पार्वती संवाद कौन कौन से रस ग्रंथ में दिया गया है वो भी आप एक अलग से निकालिएगा और याद करिएगा। फिर इसके अंदर और क्या दिया गया है, पारद के 18 संस्कारों के बारे में दिया गया है। तो भारत के जो 18 संस्कार है वो आज के डेट में कोई नहीं करता, कहीं पे नहीं करता, है ना। कोई करता होगा तो मुझे पता नहीं है। लेकिन भारत के पहले 8 संस्कार ही सब लोग करते हैं। और जो दवाई बनाते हैं, रसायन शास्त्र की दवाई बनाते हैं, तो मर्क्यूरी का जब उपयोग करना होता है तो वो अष्ट संस्कारित पारद, यानी कि पारद के 8 प्रोसीजर्स करने के बाद जो हमें मर्क्यूरी मिलता है उसका उपयोग करते हैं। और अभी की जो मॉडर्न रसायन शास्त्र की बुक्स है, तो उसके अंदर भारत के जो 8 संस्कार है, पहले के 8 प्रोसीजर्स है, वही डिटेल में बताए गए हैं। पूरे के पूरे 18 जो संस्कार है वो डिटेल में नहीं बताए गए मॉडर्न बुक्स में, मॉडर्न रसायन शास्त्र की बुक्स में। लेकिन पुरानी जो बुक्स थी वहां पे 18 संस्कार या कुछ कुछ बुक्स में 19 प्रोसीजर्स भी बताई गई है। लेकिन भारत के 18 संस्कार और भी कुछ प्रोसीजर्स जो है वो कोडेड मैनर में लिखी हुई है। तो पिछली बार कोडेड मैनर के बारे में हमने कुछ बात की थी कि जैसे कि वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि मम देह रसो, है ना, यानी कि ये शिव का पूरा देह रस या सर्व शरीरगत शुक्र है वो पारद है। और जो उमा है या पार्वती है उसका जो शुक्र है, स्त्री का जो शुक्र है वो ये है अभ्रक है, और स्त्री का जो रज है वो गंधक है। ऐसा कुछ बात हुआ था, है ना। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल कोडिंग था। लेकिन रसायनों में उससे भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कोडिंग दिया हुआ रहेगा। लेकिन मतलब कि कुछ मंत्रों के बारे में बताया हुआ रहेगा, फिर उसका मतलब हमें समझना होगा, उसका मंत्र का यूज कैसे करना है वो हमें समझना होगा। और अगर समझ में आता है तो उसके अंदर जो विद्या छुपी हुई है वो हम उपयोग कर सकते हैं। इतना सब कोडेड मैनर लिखने का क्या मतलब है? क्योंकि ये जो नॉलेज है वो बहुत ही कीमती है, वो गलत हाथों में ना आ जाए। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। समझ लीजिए कि मैं एक लोहार हूँ, मेरे पास लोहा पड़ा हुआ है, तो कहीं पे भी बाहर पड़ा रहेगा, बस पानी ना लगे ऐसा चलेगा, है ना। समझ लीजिए कि मैं एक सोनार हूँ, तो मेरे पास सोना है, तो मैं ऐसे ही कहीं पे बाहर पड़ा हुआ नहीं रहने दूंगा, अच्छे से तिजोरी में बंद करके रखूंगा अगर सोना है तो। समझ लीजिए कि मैं लोहार या सोनार नहीं, मैं एक जवेरी हूँ, तो मेरे पास हीरे जवाहरात होंगे, है ना, हीरा मोती माणिक पन्ना, ऐसे सब चीजें बहुत ही बेशकीमती होंगी। तो मैं उसको
सिर्फ तिजोरी में रखूंगा उतना काफी नहीं है। तिजोरी में रखने के बाद उसके अंदर और 4 लॉक लगा दूंगा, बाहर डबल सिक्योरिटी करवा दूंगा, है ना। तो जवेरात के लिए ये सब चीजें सिक्योरिटी जरूर रहती है। तो वो बहुत ही ज्यादा कीमती है, लोहे से ज्यादा कीमती सोना है, सोना से ज्यादा कीमती जवेरात है, डायमंड है। अभी इससे भी ज्यादा कीमती कुछ और हो सकता है क्या, कि जिसके बारे में पता ही नहीं लगना चाहिए गलत आदमियों को। इससे भी ज्यादा जरूरी ये विद्या है, रस विद्या। ऐसी विद्या कि जिसके अंदर बताया गया है कि आप खुद का सोना बना लीजिए, आप खुद के हीरे जवाहरात बना लीजिए। जमीन के अंदर से निकालने की जरूरत नहीं है मिनरल के स्वरूप में। आप जितना चाहिए, आप पारे में से या फिर लेड में से यानी कि सीसा में से आप सोना बना लीजिए। आप जितना चाहिए उतना टिन में से या फिर कॉपर में से चांदी बना लीजिए। आपको और भी जितना चाहिए उतना पारे का उपयोग करके आप खुद के डायमंड्स बना लीजिए, खुद के मोती बना लीजिए, और बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियली बना लीजिए। तो ये जो है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर मोनोपोली रखनी है, लेकिन गलत आदमियों के हाथ में ये विद्या नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे कोडेड मैनर में बताया गया है। जो कोई कोडिंग भी कैसा रहता है, जो कोई अति बुद्धिमान है, उसके साथ साथ जो अच्छी भावना रखने वाला है, उनको ही ये जो है ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इस तरह से ये बताया गया है। तो ये हमें याद रखना है कि रसद शास्त्र के कौन कौन से ग्रंथ में कोडिंग बताया गया है, कौन कौन से ग्रंथ में डायरेक्टली सब चीजें बताई गई है, और उसको सीखना है। अ, एक और बात रसायनों के बारे में, इसके अंदर जो चैप्टर्स है उसको अध्याय नहीं कहा जाता। इसके अंदर जो चैप्टर्स है उसको पटल ऐसे कहा जाता है। तो पटल आपके लिए बहुत ही पहचान वाला शब्द होगा, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पटल ये शब्द देखते ही है, पटल यानी कि पर्दा, है ना। तो ये जो पटल है यहाँ पे एक चैप्टर के रूप में आया है, यानी कि फर्स्ट अध्याय, फर्स्ट चैप्टर है तो वहां पे कहा लिखा हुआ रहेगा प्रथम पटल। सेकंड चैप्टर है तो लिखा हुआ रहेगा द्वितीय पटल। इस तरह से जितने भी चैप्टर है उतने पटल इस तरह से शब्द यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो आप रसायनों के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन सेकंड ईयर बीएमएस के लेवल पे काफी है। और भी चाहिए तो बुक है, लाइब्रेरी में बुक है, आप पढ़ लीजिए, है ना, खुद की खरीद भी सकते हैं, पढ़ लीजिए। फिर आगे है दूसरी बुक, रस हृदय तंत्रम। तो इसकी मैंने दो बुक के अलग अलग फोटो रखे हैं। ये दोनों बुक्स है मेरे पास, तो दो फोटो मिल गए मुझे। तो इसके अंदर ये भी एक बहुत ही पुराना ग्रंथ है, और कुछ कुछ लोगों का कहना है कि ये रसायनों से भी पहले का ग्रंथ है। कुछ कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। तो यहाँ पे देखिए, इस बुक के ओरिजिनल ऑथर का नाम भी दिया हुआ है और कमेंटेटर का नाम भी दिया हुआ है। तो जो लेफ्ट साइड का फोटो आपको दिख रहा है उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है रस हृदय तंत्रम। उसके ऊपर लिखा हुआ है श्रीमद गोविंद, श्रीमद गोविंद भगवत पाद आचार्य विरचितम। तो ये है उसके ओरिजिनल ऑथर। सचमुच में जिन्होंने आज से 1000 साल पहले, 1200 साल पहले जो ग्रंथ लिखा था, ये वो ऑथर है। तो ये जो है गोविंद भगवत पाद, उनका नाम था गोविंद भगवत पाद। और आगे पीछे श्री श्रीमान जी वगैरह आचार्य वगैरह लगाते हैं, तो ये बड़ा नाम बन गया, श्रीमद गोविंद भगवत पाद आचार्य विरचितम, उन्होंने लिखा हुआ रस हृदय तंत्रम। और बाद में जो है उनकी कमेंट्री या टीका, तो हिंदी टीका या हिंदी टीका या हिंदी कमेंट्री। कमेंट्री का नाम क्या है, अर्थबोधिनी। और ये कमेंट्री किसने लिखी है, तो वो नीचे लिखा है व्याख्याकार, फोटोग्राफ के नीचे लिखा हुआ है श्री पंडित भगवत दत्तात्मज रामेश्वर दयालु वाजपेयी। तो ये तो अभी के जो व्यक्ति होंगे, ये जो वाजपेयी जी है वो आज से 50 साल पहले वो हो गए होंगे, उन्होंने ये लिखा है। और दूसरा जो एक राइट साइड का फोटो है, ये है कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन, ये राजस्थान का है। राजस्थान में अजमेर के बाजू में कालेड़ा नाम से एक गांव है। तो वहां पे ये एक बहुत अच्छा बड़ा ट्रस्ट चलता है, जो कि आयुर्वेद के बहुत सारे क्लिनिक्स चलाता है राजस्थान में, कृष्ण गोपाल नाम से ही। तो जो इसमें भी ना ऑथर का नाम कहीं पे नहीं दिया गया रहेगा। जो कृष्ण गोपाल के जितने भी किताब होते हैं ना, कृष्ण गोपाल के बहुत सारे आयुर्वेद के किताब मिलते हैं, ऑथर का नाम कहीं पे नहीं दिया गया रहता, लेकिन ये जग जाहिर है क्योंकि ये तो आज से 100-150 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। इसलिए इनके जो ट्रस्ट के जो स्थापक थे, कृष्ण गोपाल आचार्य, उनके नाम से ही ये पूरा ट्रस्ट चलता है, और उन्होंने खुद ही ये बुक्स लिखे हैं। हाँ, वो कोई बीएमएस डिग्रीधारी नहीं थे, 150 साल पहले बीएमएस नाम का कोर्स भी नहीं होता था।
लेकिन वो आयुर्वेद के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे, रसशास्त्र के ज्ञाता थे, और उन्होंने वहाँ के राजस्थान के राजा के साथ मिलकर आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद की दवाइयों का उत्पादन, आयुर्वेद के क्लिनिक शुरू करवाए। कोई बड़ी सी हॉस्पिटल बना दी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे क्लिनिक की चेन चलती है उनकी, और सेवा भाव से काम करते हैं। तो उन्होंने भी एक कमेंट्री लिखी है इस रस हृदय तंत्रम के ऊपर। अभी ये जो रस हृदय तंत्र है ना, इसके अंदर कोडेड मैनर में कुछ नहीं दिया गया है, एकदम ओपन सब नॉलेज जो है दिया गया है। अगर आपको इसके इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाता है, तो आप ये पूरा प्रोसीजर भारत के 18 संस्कार वाला कर सकते हैं। तो उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके ऑथर डिस्प्यूटेड नहीं है, अननोन नहीं है। भगवत गोविंद पाद आचार्य इसके ऑथर है। इसका टाइम पीरियड जो है, कुछ लोग 8वीं सदी से लेके 11वीं सदी के बीच का बताते हैं, रस हृदय तंत्र इस ग्रंथ का। कुछ लोग 8वीं सदी से पहले का भी बताते हैं। अभी जो ऑथर है ना, वो बहुत ही फेमस थे उस समय पे भी, जब आज से 1000 साल पहले ये बुक लिखा गया। ऑथर इज फेमस एज गुरु ऑफ शंकराचार्य। अब ये शंकराचार्य कौन? शंकराचार्य जो हिंदू धर्म में एक बड़े पंडित होते हैं, है ना। हालांकि शंकराचार्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, शंकराचार्य एक पोस्ट का नाम है। जैसे भारत में एक पोस्ट होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। भारत में एक पोस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या राज्य में एक पोस्ट होती है चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उसी तरह से हिंदू धर्म के मठ जो होते हैं, वहां पे एक पोस्ट होती है शंकराचार्य। फिर वो शंकराचार्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वर्तमान शंकराचार्य एक व्यक्ति होंगे, उससे पहले भी कई सारे शंकराचार्य हो गए रहेंगे। तो उस समय पे, आज से 1000 साल पहले जो शंकराचार्य थे, उस शंकराचार्य के गुरु हुआ करते थे। वो जो शंकराचार्य कोई भी व्यक्ति होगा, उसके भी कोई ना कोई गुरु होंगे ना। तो उसके गुरु हुआ करते थे ये भगवत गोविंद पदाचार्य। ये बुक के जो लेखक है, ये ग्रंथ के जो लेखक है, वो उस समय के शंकराचार्य के गुरु थे। तो इसीलिए वो फेमस थे। ये शंकराचार्य समझ लीजिए कि एक है, आज के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। अगर उनके कोई गुरु होंगे तो वो फेमस होंगे ना, कि भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर के गुरु है। उसी तरह से अगर शंकराचार्य के कोई गुरु थे, तो ये उस नाम से फेमस थे कि भगवत गोविंद पाद आचार्य। इन्होंने इस बुक में रस हृदय तंत्र में भारत के जो 18 संस्कार है, इजी टू अंडरस्टैंड मेथड, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, इस तरह से बताए गए हैं। हाँ, उन्होंने जो समझाया है, फिर उसके ऊपर काम करना मुश्किल है ना, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है। भारत के जो 18 संस्कार करने हैं, तो मेहनत बहुत लगती है, इंग्रेडिएंट अलग अलग जगह से लाने पड़ते हैं, इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से समझना पड़ता है। लेकिन मेथड जो है वो बहुत ईजी है। अगर आपके पास आयुर्वेद का थोड़ा सा ज्ञान है, रसशास्त्र का थोड़ा सा ज्ञान, और आप ये बुक को लेके बैठ गए, तो 2-3 महीने में बड़ी आसानी से इस बुक को समझ जाएंगे, और छोटी सी बुक बनाई हुई है, तो बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ साथ भारत के 18 संस्कार के साथ साथ सुसंस्कृत पारद, उसको यूज कैसे करना, उसके बारे में भी आखिरी 2 चैप्टर में बताया हुआ है उन्होंने। तो अगर पारद को हमने अच्छे से सुसंस्कृत बना दिया, फिर उस पारद का, उस मर्क्यूरी का हमें सेवन कैसे करना शरीर के अंदर, चिकित्सा प्रयोगार्थ नहीं, लेकिन देह वेद के लिए, यानी कि अजर अमर बनने के लिए। तो उसके बारे में भी पिछले 2 चैप्टर में रस सेवन के नाम से, रस सेवन विधि के नाम से बताया गया है। तो रसारणव और रस हृदय तंत्र, ये 2 बुक्स के बारे में आज हमने देखा। बाद में तीसरी बुक से गोरख संहिता या गोरख पद्धति। अभी इसका फोटो नहीं है मेरे पास, तो मैं फोटोग्राफ नहीं रख पाया, लेकिन जो उसके अंदर डिटेल वगैरह है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तो समय जो है वो समाप्त होने आया। तो आज हम इस 2 बुक्स के बारे में रखते हैं, रसारणव और रस हृदय तंत्र। अगर आपके पास फ्री टाइम है, तो डेफिनेटली ये बुक्स को पढ़िए, हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी में अवेलेबल है, मेरे पास पर्सनल कॉपी भी पड़ी हुई है, और मिलती भी है मार्केट में, आयुर्वेद के बुक स्टोर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मिलती है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए। उसके अलावा भी खाली टाइम में ये बुक्स पढ़िए। और अगर रसशास्त्र में इंटरेस्ट है, मर्क्यूरी के प्रोसीजर्स में, ऐसी दवाइयां बनाने में जो तुरंत ही ठीक कर देती है, जो असाध्य रोगों को भी ठीक कर देती है, ऐसी प्रैक्टिस में, अगर ऐसी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंटरेस्ट है, तो इन सभी किताबों को पढ़ना शुरू करिए, इंटरेस्ट आता जाएगा अपने आप। सभी स्टूडेंट जो है, वो चैट में अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए, उसके बाद ही लीव हुई क्लास में से।
और हाँ, ये लेक्चर की जो पीडीएफ के बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो पीडीएफ में आपको ये पूरा जो टॉपिक है वो खत्म होने के बाद भेज होता है ना, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ रक्षा शास्त्र है, तो अभी तो हम ये कहाँ पे 22 नंबर की स्लाइड तक पहुंचे हैं, लेकिन इसमें और ज्यादा काफी सारी है ना, नीचे जाएंगे तो 70 नंबर तक है, 70 स्लाइड है। तो ये जब खत्म हो जाएगा तब मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। और वीडियो लेक्चर जो है वो मैं शाम तक अपलोड कर देता हूँ, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मिल जाएगा आपको। ओके, जिस किसी की भी अटेंडेंस जो है नहीं भेजी है चैट में, तो याद करके भेज दीजिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस भेज दी है, तो अच्छी बात है। अगर किसी की अटेंडेंस रह जाती है तो याद करके भेज दीजिए, उसके बाद आप लीव कर सकते हैं।